नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट पीटी विजय खिची आपका शारीरिक शिक्षा की ऑनलाइन क्लासों में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ दिनों से हमारी कक्षाएं ऑनलाइन नहीं हो पा रही थी क्योंकि काफ़ी बिजी शेड्यूल था, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन क्लासें नहीं कर पा रहे थे। आज से हमारी डेली क्लासें शुरू हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा के दौरान व्यक्तित्व के अध्ययन की विधियाँ पढ़ी थी, जिसमें हमने मनोविश्लेषण विधि हमने अच्छे से कर ली थी, जिसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रायड महोदय थे। हमने जो पढ़ा, सिगमंड फ्रायड ने जो मनोविश्लेषण विधि दी, उसमें सबसे पहले हमने देखा चेतना, अवचेतना और अचेतन। अगर आपने पिछली कक्षाएं अच्छे से की है तो आपको अच्छे से पता होगा कि चेतन, अवचेतन और अचेतना में क्या अंतर है। साथियों, अगर आप हमारे साथ साथ पढ़ोगे तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे, वरना पिछड़ जाओगे। ये नहीं है कि आपको क्लास में करवा दिया और आप जैसे क्लास वीडियो देख लिया और बाद में उसको कभी देखा ही नहीं दोबारा मुड़ के, ऐसा नहीं है। आगे देखिए, मैंने आपको अच्छे से चेतन, अवचेतन और अचेतन करवा दिया था। फ्रायड के विचार भी बता दिए थे, उन्होंने किस प्रकार की परिभाषाएं दी उस पर भी हमने चर्चाएं की थी। इड पर भी हमने बातचीत की, ईगो और सुपर ईगो ये भी हमने कर लिया था। आज हमारी शील गुण विधि। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसमें पीडीएफ थोड़ी अच्छी नहीं दिख रही है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको थोड़ी हाई क्वालिटी में देखें, तभी आप इसको देख पाओगे। चलिए देखते हैं। शील गुण विधि, यह विधि ओलपोर्ट और कैटिल महोदय ने दी थी। इसको आप अच्छे से याद रखिए, क्योंकि कई बार परीक्षा में सवाल सीधा सीधा सा आ जाता है कि शील गुण विधि किसने दी थी, जिसमें ओलपोर्ट व कैटिल। अगर इन दोनों में से अगर एक का नाम हो तो आप उस एक को ही टिक करोगे, ठीक है। अगर आपको सामूहिक रूप से जैसे ऑप्शन बी दे दिया और उसमें ओलपोर्ट प्लस और कैटिल दे दिया तो आप उसको ही टिक करोगे, समझ रहे हो ना। ये नहीं है कि आपने शील गुण विधि पढ़ी, उसमें ओलपोर्ट व कैटिल दोनों पढ़े और परीक्षा में आया एक और आप कह रहे हो कि नहीं, उन दोनों का नाम क्यों नहीं आया, उन दोनों का नाम आता तभी मैं करता हूँ। ऐसे में आपका ही नुकसान होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। वे गुण जो हमारे व्यक्तित्व, दोस्तों व्यक्तित्व शब्द को आप जब भी पढ़ें इसका टर्म इंग्लिश जरूर याद रखें, जैसे पर्सनैलिटी। आप व्यक्तित्व जब शब्द बोलोगे तब आप इसका अर्थ अच्छे से नहीं समझ पाओगे। इससे अच्छा है कि आप पर्सनैलिटी शब्द पढ़ें, इसको आप इसका अर्थ अच्छे से भली भांति समझ पाओगे। आप पर्सनैलिटी से क्या समझते हो? जब आप भी आपके सामने पर्सनैलिटी शब्द आता है तो आपके दिमाग में एक छवि बनकर आती है कि एक अच्छा सूट बूट वाला व्यक्ति, ठीक है, थोड़ा एटीट्यूड में है, ऐसा करके कुछ आपके दिमाग में बनकर आता है ना। ये उन्हीं की बात हो रही है जिसके जो व्यवहारिक गुण हैं वो किसी अन्य व्यक्तियों से अलग हैं। इस प्रकार का जो आपके दिमाग में चित्र बनकर आता है, ये उसी को डिफाइन करता है। वे गुण जो हमारे व्यक्तित्व में स्थायी हो जाते हैं तथा हमारे व्यवहार को निर्धारित करते हैं, वे शील गुण होते हैं। शील गुण ओलपोर्ट ने किसे कहा है कि वे गुण जो हमारे व्यवहार में क्या हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं और उनको हम क्या करने लगते हैं, अभिव्यक्त, यानी अपने व्यवहार में उनको दर्शाने लगते हैं। जैसे आपने व्यवहार में क्या किया कि बड़ों का आदर सम्मान करना सीख लिया। जब भी आपके सामने कोई बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति गुजरता है तो आप उससे आदर सत्कार भाव से बातचीत करते हैं। और अभिव्यक्ति हो गई कि जब भी आप उनसे आदर सत्कार से भाव में बात करते हैं तो आप दोनों हाथों को उनके सामने जोड़ते हैं, तो ये आपकी अभिव्यक्ति होगी। जो यह आपको सीखने में मदद करता है वह आपका शील गुण है। इसको एक बार फिर से समझिए, आपको और अच्छे समझ में आएगा। वे गुण जो हमारे व्यक्तित्व यानी हमारी पर्सनैलिटी में फिट हो जाते हैं
यानी हम उन गुणों को अपनी अभिव्यक्ति में प्रदर्शित करने लगते हैं तो वे हमारे शील गुण हो जाते हैं, यानी शील गुण बन जाते हैं। शील गुणों को प्राथमिक गुण भी कहते हैं, क्योंकि प्रथम दृष्टया यही गुण हमारे व्यवहार में आते हैं और इन्हीं का जो व्यवहारिक रूप है वह अभिव्यक्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओलपोर्ट व केटिल ने शील गुण विधि दी। ठीक है, ओलपोर्ट ने अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश में 1900 क्या लिखा है, सॉरी यहाँ पे लिखा है 17,953। साथियों, जब भी ये क्लास आप अटेंड करो तो आप अपने पास आरबीडी की जो पुस्तक है उसको साथ रखिए, तभी आपको ये शब्द है अच्छे से दिखाई देंगे। और आप अगर इसमें से अच्छे शब्द सॉरी आपको ब्लर दिखाई देता है तो आप उसमें देख सकते हो। ठीक है, दोबारा देखिए, ओलपोर्ट ने अंग्रेजी भाषा के शब्दकोश में से 17,953, ये आप कोड याद रखिए, डिजिट है ना, ये इनको याद रखिए, डिजिट है, कभी कभी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। 17,953 तथा शब्द में इस सूची को संशोधित करके 4500 4,500 विशेष शब्दों जिन्हें शील गुण में छांटा था। ठीक है, इन्होंने कुछ ऐसे शब्द लिए जैसे अंग्रेजी के ओलपोर्ट ने शब्द लिए 17,953। ठीक है, इन शब्दों को इन्होंने क्या किया, संशोधित किया। संशोधित करने के बाद इनके पास जो शब्द बचे वो थे 45। ये 45 ऐसे शब्द थे जो व्यवहार में हमारे अभिव्यक्ति में प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, जैसे नमस्कार, जैसे नमस्कार करना। ठीक है, हेलो, इसको हेलो बोल दीजिए। ठीक है, हेलो करते हैं तब हम जैसे हिंदी में नमस्ते कहते हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को उनके सामने प्रदर्शित करते हैं, हाथ जोड़ना जिसे हम कहते हैं। और जैसे हेलो बोलते हैं तो हेलो में हमारी अभिव्यक्ति होती है हाथ हिलाना। ठीक है, और जैसे आप क्या बोलते हो, हेलो, हाय। ठीक है, और दूसरा आप बोलते हो ना बाय। ठीक है, बाय की अभिव्यक्ति क्या हो गई, बाय और हाय। ठीक है, अब बाय की अभिव्यक्ति होगी हाथ को जो हमारी कोहनी है उससे हिलाना। ठीक है, उसको साथ में हिलाना। और हाय हो गया केवल जो हमारा पंजा है, हाथ का पंजा, उसको हिलाना। तो इस प्रकार की जो हमारे व्यवहार में हेलो बोलकर जो अभिव्यक्ति हुई, ठीक है, अभिव्यक्ति हुई, इन्हीं शब्दों से यही शब्द क्या हो जाते हैं, हमारे शील गुण हो जाते हैं। समझ रहे हो आप? ये आप डिजिट याद जरूर रखिए कि ओलपोर्ट ने शील गुण विधि में कितने शब्द विशेष रूप से परिभाषित किए या उनको छांटा बांटा संशोधित किया। ठीक है, ये है 4500। कोई ज़रूरी नहीं है कि 4500 ही आपको सवाल के ऑप्शन में देखने को मिले, कभी कभी ये आंकड़ा +10 +15 भी हो सकता है, क्योंकि कुछ किताबें हैं इसको ज़्यादा लिखती हैं, कुछ किताबें इसको कम लिखती हैं। मतलब कहने का ये है कि 4500 के राउंड फिगर में ही होंगे। आगे देखिए, कैटिल ने 171 शील गुणों की सूची दी जिसको उसने 12 भागों में बांटा। वुडवर्थ ने शील गुणों के 2 पक्ष बताए, पहले है सकारात्मक और दूसरा है नकारात्मक। सकारात्मक कौन सा है, वह सकारात्मक पक्ष जिसमें व्यक्ति क्या होता है, प्रसन्नचित्त होता है, यानी प्रसन्न रहता है। प्रसन्नचित्त रहता है और क्या होता है, प्लस मिलनसार। ठीक है, ये हो गई सकारात्मक वाली। और दूसरी दी नकारात्मक, उसमें कहा कि व्यक्ति इसमें क्या होता है, उदासीन। ठीक है, चिड़चिड़ा रहता है। ठीक है, अभी तक हमने व्यक्तित्व अध्ययन की दो विधियां पढ़ ली है, जिसमें हमने
सर्वप्रथम देखी वह थी हमारी शील गुण विधि। उसके बाद हमने देखी सर्वप्रथम थी जो हमारी वो मनोविश्लेषण विधि थी। मनोविश्लेषण विधि, ठीक है। इसको किसने प्रकाशित किया? सिगमंड फ्राइड। उसके बाद थी शीलगुण विधि। इसके प्रतिपादक कौन थे? ओलपोर्ट व कैटिल। अब जो हमारी तीसरी विधि है उसका नाम है प्रकार विधि। प्रकार विधि, प्रकार विधि। प्रकार विधि में प्रथम जो विधि है वह है भारतीय दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं। भारतीय दृष्टिकोण जो हमें हमारे धार्मिक ग्रंथों में पढ़ते हैं उन्हीं के अनुसार इसके अंदर व्यक्तित्व मापन दिया गया है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में उनके अनुसार इसको 3 भागों में बांटा गया है जो इस प्रकार से हैं। प्रथम है तमोगुणी। तमोगुणी, तमोगुणी ऐसे व्यक्तियों में तमोगुण की प्रधानता अधिक पाई जाती हैं। ऐसे व्यक्ति आलसी, क्रोधी, अनावश्यक लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं। साथ ही इसमें बताया गया है कि भारतीय दृष्टिकोण में 3 प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति पाए जाते हैं, जिसमें से प्रथम हमें बताया गया है तमोगुणी, उसके बाद है रजोगुणी और उसके बाद है सतोगुणी। इनका आप लोकल लैंग्वेज में शब्द इनका जो अर्थ है वो समझ लीजिए। तमोगुणी उसे कहते हैं जो लड़ाई झगड़ा, यानी तय से देखो मतलब आप यानी तय से ऐसा देख लीजिए, जैसे बागड़े में बोलते हैं ना ताता, यानी गरम। गरम स्वभाव वाला व्यक्ति कैसा होगा? ठीक है, क्रोधी होगा, लड़ाई झगड़े वाला होगा, ठीक है, और सारा दिन पड़ा रहेगा, कुछ काम धंधा नहीं करेगा। जैसे बोलते हैं ना गर्म खून वाला व्यक्ति, गर्म खून। आपके जो फ्रेंड सर्कल है उसमें आपको ऐसे लोग आसानी से दिख जाएंगे, तो आप उनको नाम दे दीजिए तमोगुण, कि इस व्यक्ति में कौन से गुण की प्रधानता अधिक है, यानी तमोगुणी, तमोगुण की प्रधानता अधिक है, तमोगुण। ठीक है, उसके बाद है रजोगुण। रजोगुण इस प्रकार के व्यक्तियों में सबसे ज़्यादा रजोगुण की प्रधानता अधिक होती है। ऐसे व्यक्ति साहसी, आक्रामक तथा दबंग प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इसमें जो पहलवान, ठीक है, दूसरा साहसी, निडर, ठीक है, ऐसे गुणों वाले व्यक्तियों को इसमें शामिल किया जाता है। ठीक है, कहने का अर्थ इसका ये भी है कि जिसमें रजोगुण अधिक होगा, ठीक है, वह सोच लीजिए राजा बनने योग्य है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में रजोगुण को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है। अगला है सतोगुणी। सतोगुण में वे व्यक्ति आते हैं जो बहुत ज़्यादा गुणवान होते हैं, ज्ञानी, महर्षि होते हैं, गुरु सतोगुणी वाले होते हैं। सतोगुण इस प्रकार के व्यक्तियों में सद्गुण की प्रधानता पाई जाती हैं। ऐसे व्यक्ति ज्ञानी, निर्मल, शांत स्वभाव के होते हैं। आप आसानी से याद रखिए, इसको किस प्रकार रखेंगे?
पहला है तमोगुण। इसको आप याद रखने के लिए ऐसा याद रखिए, तय से आप ताता याद रखिए, ताता या गर्म खून वाला व्यक्ति। आप खुद सोच पाओगे कि यह किस प्रकार के व्यक्ति की बात कर रहा है। दूसरा है रजोगुणी। साथियों, हमारी जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें राजा बनने के लिए जो योग्यताएं दी गई थी उसमें सबसे पहली जो योग्यता थी वह थी साहसी, दूसरी थी पराक्रमी, तीसरी थी निडर। यानी जिस व्यक्ति में ये सब गुण हैं वो कौन सा व्यक्ति होगा, कौन से गुण वाले व्यक्ति होगा साथियों? वो होगा रजोगुण, यानी राजा बनने योग्य वाले गुण वाला व्यक्ति यानी रजोगुणी। तीसरा है सतोगुणी, यानी जिसमें सातों गुण हो। ठीक है, जैसे हम इसमें बात करेंगे महात्मा, ऋषि मुनि, जो बहुत ज़्यादा दयालु, दयावान, निर्मल मन के होते हैं, उन लोगों को भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। दयावान, जिसको हमारी राजस्थानी में कहते हैं भामाशाह। इस प्रकार के जो चरित्र वाले व्यक्ति या गुण वाले व्यक्ति होते हैं उसको सतोगुणी में भारतीय दृष्टिकोण से रखा जाता है। आगे है भारतीय आयुर्वेद के दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के प्रकार। दोस्तों, जो भारतीय आयुर्वेद संस्थान या इसको यूं कहें, इनको सहेजने वाले जो हमारे ऋषि थे उनको महर्षि चरक कहा जाता है। उनका नाम था महर्षि चरक। हमारा जो धार्मिक एक ग्रंथ है जिसका नाम है चरक संहिता। दूसरा है पतंजलि। पतंजलि को आप जानते होंगे, जो बाबा रामदेव है। रामदेव, ठीक है। तो दोस्तों, रामदेव ने पतंजलि की स्थापना नहीं की थी, ना ही इसके मठ की स्थापना की, ना ही ये ग्रंथ लिखा। ये जो पतंजलि ग्रंथ है वो महर्षि पतंजलि जी ने लिखा था। रामदेव इसके नाम पर सिर्फ अपना धंधा करता है। अब जो है चरक संहिता, इसमें दोस्तों हमारे जो आयुर्वेद विज्ञान है उसका वर्णन किया गया है कि किस प्रकार का रोग होने पर किस प्रकार की जड़ी बूटी या यूं कहे दवाई दी जानी चाहिए। इसका जो वर्णन है वह चरक संहिता में है। और चरक संहिता में जो सर्जरी होती है, आज के समय में जो सर्जरी की जाती है वो हमारे ऋषि मुनि आज से 5000 वर्ष पूर्व बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी के अच्छे से वह सर्जरी करते थे। जिनमें से हमारे एक जो प्रमुख डॉक्टर है यानी ऋषि मुनि हैं, उनमें नाम आता है महर्षि चरक जी का। इन्होंने भी स्वस्थ रहने के लिए अपने ग्रंथ में व्यक्तित्व निर्धारण के लिए 3 ग्रुप बनाए हैं या 3 समूह इन्होंने दिए हैं, जिनके गुण निम्न प्रकार से महर्षि चरक जी ने बताए हैं। चलिए इनसे भी थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। भारतीय आयुर्वेद के दृष्टिकोण से व्यक्तित्व के प्रकार
में है। प्रथम आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक संहिता, जिसका जिक्र मैंने अभी भी किया। तो लोगों को वात, कफ और पित्त तीनों तत्वों जिन्हें त्रिदोष कहा जाता है, आप वात, कफ, पित्त इन शब्दों से क्या समझते हो? साथियों, जो पित्त होता है वह हमारे लीवर में अधिक एसिड होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में चर्म रोग, ठीक है, और एसिडिटी और जितने भी जो मोटापा है, मोटापा यानी जितने भी हमारे लीवर से संबंधित जितने भी रोग हैं, वो सारे पित्त हमारी लीवर के थ्रू होते हैं। अगर हमारी बॉडी में पित्त की प्रधानता हो जाए तो सामान्य प्रकार से जो रोग उत्पन्न होते हैं, जिसमें चर्म रोग में कहें तो दाद, खाज, खुजली, त्वचा में जलन इत्यादि। इसके बाद मोटापा, बॉडी में निरंतर बनने वाली गैस, ये सभी शामिल हैं। कफ, जब हमारे कफ का संबंध हमारे फेफड़ों से होता है। अगर फेफड़ों में कफ, जो जिसे हम अपनी सामान्य भाषा में बलगम कहते हैं, सीरस जिसको इंग्लिश में कहते हैं सीरस, ये उसकी बात कर रहा है। अगर वह हो जाए तो हमें सांस लेने में समस्या होती है, हमारे फेफड़ों में दर्द होता है, हम पूर्ण ऑक्सीजन बॉडी में नहीं ले पाते हैं। और जो वात होता है, वात पर दोस्तों मैं अभी कुछ ज़्यादा समझ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर वात किस प्रकार चरक जी ने इसको परिभाषित किया है। मैं अभी कन्फ्यूजन हूँ, क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको वो भी कन्फ्यूजन बता दूंगा फिर आप कन्फ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा है कि मैं आपको जो नेक्स्ट कक्षा है उसमें श्योर करके कन्फर्म करके आपको बताऊं कि बात यहाँ पर चरक संहिता में किस संदर्भ में लिया गया है। अगर मैं आज आपको गलत बताऊंगा तो आपके मस्तिष्क में गलत रह जाएगा और आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। आगे बढ़िए, देखते हैं जिन्हें त्रिदोष कहा जाता है, यानी वात, पित्त, कफ। अगर ये इनमें से एक भी हमारी शरीर में होता है तो हमें विभिन्न प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। चलिए थोड़ा सा वात और पित्त, इनको थोड़ा सा और समझ लेते हैं, आपको और आसानी होगी। मैं एक बार वात पर चर्चा नहीं करूंगा, कफ, ठीक है। जब भी आपकी बॉडी में कफ होता है तब आपका नेचर कैसा होता है, आपका स्वभाव किस प्रकार का हो जाता है, आप खुद सोच कर देखिए। क्या आपको दूसरों से बातें करना अच्छा लगता है? क्या आप दूसरों से मिलनसार होते हो? क्या आप अपने समूह में अपने आप को सुरक्षित या कंफर्टेबल महसूस करते हो? नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जब भी हम अपने ग्रुप, समूह या कहीं बैठते हैं तो हमें कफ आने लगता है, जिसकी वजह से लोग हमसे क्या करते हैं, घृणा करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार हमारी बॉडी में अगर पित्त अधिक हो जाए तो पित्त से मान लीजिए अगर चर्म रोग उत्पन्न होता है तो चर्म रोग उत्पन्न होने से हमारा स्वभाव कैसा होगा? हम चिड़चिड़े हो जाएंगे, हम दूसरों से मिलनसार नहीं रहेंगे। इस प्रकार के जो हमारी सोच है वो भी वात, पित्त, कफ से मेल खाती है। यानी हमारी आंतरिक बॉडी में जितने भी प्रकार के रोग होते हैं वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आप खुद सोच कर देखिए, जब आप बहुत ज़्यादा खांसते हो तो आपके व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। आप छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगते हो, या फिर जब आप खांस रहे होते हो तब आपको कोई बतलाना चाहे तो आप किस प्रकार रिएक्ट करते हो, आप खुद सोच कर देखिए। यानी इन अधिक वात, अधिक कफ, अधिक पित्त वाले व्यक्तियों के जो गुण हैं वो भी अलग अलग होते हैं। प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि थे तो वो क्या करते थे, वात, पित्त, कफ
इनकी प्रधानता को देखकर वो रोगों के होने का संदेशा लगा लेते थे, अंदाज़ा लगा लेते थे। जैसे आज हम क्या करवाते हैं कि मान लीजिए हमें क्या है, फीवर है, क्या है, फीवर है, तो हम क्या करवाते हैं, सीबीसी करवाते हैं ना। तो उसी प्राचीन समय में यह सीबीसी मौजूद नहीं थी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ऋषि मुनि क्या करते थे, वो 3 चीज़ों पर फोकस करते थे, वात, पित्त और कफ। इन तीनों के लिए वो अलग अलग प्रयोग करते थे। जैसे आगे हम पढ़ेंगे, जैसे धोती नेत्रा, ठीक है, जिसमें क्या होती है कि सॉरी, ये धोती नेत्रा नहीं होती है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एक सफ़ेद यानी मुलायम कपड़े की जो पट्टी होती है उसको गले में डालते हैं, ठीक है, और उस गले में जब वो डालते हैं उसको धीरे धीरे हम पानी के साथ निगलते हैं, निगलने के पश्चात उसको धीरे धीरे से वापस बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया में जो वो कप है वो बाहर आता है। उस कप का जो कलर होता है, जैसे येलो हो गया, ठीक है, या सफ़ेद हो गया, वाइट हो गया, ठीक है, इनको देखकर ऋषि मुनि अंदाज़ा लगा लेते थे कि कफ की प्रधानता कितनी अधिक है। इसी प्रकार पित्त, जब उसको उल्टी करवाई जाती थी मरीज को, तो वो पता लगा लेते थे कि वे व्यक्ति के अंदर पित्त की प्रधानता कितनी है, तो फिर इसी अनुसार वो उपचार करते थे। तो महर्षि ये जानते थे कि इनकी प्रधानता अधिक होने से व्यक्तित्व पर कितना असर पड़ता है, इस बात का कितना प्रभाव पड़ता है। आप खुद सोच कर देखिए कि उनकी जो सोच है वो कितनी महान है, कितनी सूक्ष्म सोच है, उनके जो विचार है, आप खुद सोच कर देखिए। इसमें से एक क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि किस ग्रंथ में वात, पित्त, कफ त्रिदोषों का वर्णन मिलता है। यानी इस प्रकार भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। किस ग्रंथ में वात, पित्त, कफ त्रिदोषों का वर्णन मिलता है? ऑप्शन ए पतंजलि, बी सामवेद, डी अर्थवेद, सी चरक संहिता। इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों विगत परीक्षाओं के दौरान हमें प्रश्न पत्रों में देखने को मिले हैं और आगे भी आने की उम्मीद है, क्योंकि ये ना ही हमारी ज्योग्राफी इतिहास से संबंधित है, ये एक सार्वभौमिक सत्य पर आधारित क्वेश्चन है, ये कभी नहीं बदलने वाले प्रश्न हैं। जितनी आपकी पकड़ ऐसे क्वेश्चनों पर अधिक होगी, आपका सिलेक्शन उतना ही मजबूत होता रहेगा। देखिए, भारतीय आयुर्वेद के दृष्टिकोण में व्यक्तित्व के प्रकार हमने 3 तत्वों, त्रिदोष कहा जाता है, के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। प्रत्येक तत्व का एक विशिष्ट प्रकार के स्वभाव को परिभाषित करता है, जिसका जिक्र मैंने अभी आपको मोटे मोटे शब्दों में बता दिया है। प्रत्येक तत्व एक विशिष्ट प्रकार के स्वभाव को परिभाषित करता है, जिसे व्यक्ति की प्रकृति यानी नेचर प्रकृति कहा जाता है। थॉर्नडाइक, जो हमने पीछे पढ़ा है, ने कल्पना तथा विचार शक्ति के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं। दोस्तों, ऐसा बहुत जगह हमें देखने को मिलता है कि जो भारतीय धर्म ग्रंथ है उनको विदेशी
विद्वानों ने पढ़ा है, बल्कि न सिर्फ पढ़ा है, उनको अपने जीवन में भी उतारा है तथा उन पर शोध करके अपने नए नए विचार दिए हैं। जितना हम अपने धार्मिक ग्रंथों को कोसते हैं तो वह यही बताते हैं कि आप उनको समझने के अभी योग्य नहीं हो। जो ये कहते हैं कि हमारे ग्रंथों में कुछ नहीं है, वो तो ऐसे है वैसे है, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं, तो मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूँ कि आपको हमारे ग्रंथों में जो चीज़ गलत लगे, यानी जो चीज़ आपको गलत लगे उसको छोड़ दीजिए, आप उसको बाइकआउट करिए। जो आपको अच्छी लगे उसको अपनाइए, उसको अपने जीवन में उतारिए। वह आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे, आपके विचारों में अलग प्रकार का आपको प्रभाव, परिवर्तन, आपका दृष्टिकोण बदलता हुआ देखने को मिलेगा। थॉर्नडाइक ने हमारे चरक संहिता पढ़ने के बाद जो विचार दिए व्यक्तित्व अध्ययन के बारे में, उन्होंने जो अपने विचार दिए उसमें से पहला है सतुल विचारक। सतुल विचारक जो ऐसा विचारक जिसके विचार है वो आम लोग भी दे सकते हैं, यानी उनके विचार जो हमें दिखाई देता है। सूक्ष्म विचारक जो दिखाई नहीं देता है, यानी अपने विचार है वो बाहर नहीं आने देता है, यानी जो वो सोचता है उसके जैसे बाकी लोग नहीं सोचते हैं, ठीक है, जो अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं। तीसरा है प्रत्यक्ष विचारक, समसामयिक मुद्दों पर चर्चा, जैसे हमारे जो जियोलॉजिकल सर्वे वाले हैं, जिसे हम ASI कहते हैं, जो पुरातात्विक आदि चीज़ों की खनन करते हैं तथा उनसे निकलने वाली जो जानकारी है वो सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करते हैं। दूसरे मौसम वैज्ञानिक हो सकते हैं, जो भविष्य में होने वाली घटनाओं या मौसमी गतिविधियों का अंदाज़ा लगाकर हमें आगाह करते हैं। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जैसे डॉक्टर हमारी बीमारी देखने के या चेक करने के बाद हमें सलाह देते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जो भी हमें जानकारी दी जाती है या हमें दिखाया जाता है वो सभी प्रत्यक्ष विचारक में शामिल होते हैं, 3 नंबर में, ठीक है। आगे है मूल प्रवृत्तियाँ। मैंने आपको पिछली कक्षा में एक होमवर्क दिया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि आप मूल प्रवृत्तियों के समयंग अवश्य याद करें, क्योंकि यह व्यक्तित्व के अध्ययन में प्रमुख रूप से उभर कर आते हैं। देखिए, वे प्रवृत्तियाँ जो जन्मजात होती हैं तथा हमारे व्यवहार को परिचालित करती हैं मूल प्रवृत्तियाँ कहलाती हैं। दोस्तों, प्रवृत्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं। इसमें वाक्य में कुछ त्रुटि है जो आपको समझनी है। यह कहता है कि वे प्रवृत्तियाँ जो जन्मजात होती हैं तथा हमारे व्यवहार को परिचालित करती हैं, ठीक है दोस्तों, यह जन्मजात प्रवृत्तियों की बात करता है। वैसे प्रवृत्तियाँ जन्मजात और अर्जित 2 प्रकार की होती है। वे प्रवृत्तियाँ जो हमें जन्मजात मिलती है, जैसे रोना, ठीक है, हमें कुछ चुंटी काटने पर प्रतिक्रिया देना, ये जो प्रवृत्तियाँ होती है वो जन्मजात होती है। अर्जित होती है वो हम जन्म लेने के पश्चात लोगों से सीखते हैं, जैसे जिज्ञासा। जब हम 4 या 5 वर्ष के होते हैं तो हमें अलग अलग जो दुनिया में चीज़ें मौजूद है उनको जानने की जिज्ञासा अधिक बढ़ जाती है। आप देखते होंगे कि छोटा बच्चा है, उसको कुछ भी चीज़ दिखाई देती है वो उसकी तरफ इशारा करके जानने का प्रयास करता है कि वो क्या है, क्या काम करती है, वो यहाँ क्यों है। उसके मन में इस प्रकार के अनेकों सवाल उत्पन्न होते हैं जो उसकी जिज्ञासा को शांत करने में मदद करते हैं। अगर हम उसके सवालों का जवाब देते हैं तो उसकी जिज्ञासा शांत होती है, और वहीं हम कहते हैं कि वो चीज़ आपसे मेल नहीं खाती है, या यूँ कहें कि आपके लिए वह चीज़ सही नहीं है, आपको वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो उसकी जिज्ञासा है वो और अधिक बढ़ जाती है। जब आप उसके आसपास नहीं होते हैं तब वह बच्चा उस जगह पर चला जाता है कि वह क्या है। कहने का अर्थ यह है कि हम बच्चे को जितना डराएंगे कि वहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, अंततः बच्चा वहाँ पर जाकर ही दम लेगा। आगे देखिए, यहाँ पे जो
मैकडूगल है, विलियम मैकडूगल ने इन मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन किया तथा उसने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। इसमें से सीधा सीधा एक क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है कि विलियम मैकडूगल ने कितने प्रकार की प्रवृत्तियां बताई हैं। आपको 14 मूल प्रवृत्तियां मुख्य जुबानी याद होनी चाहिए, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हर मूल प्रवृत्ति के साथ एक स्वयं जुड़ा होता है। स्वयं को आप भाव भी यहाँ पर समझ सकते हो, भाव, पर आप स्वयं शब्द से आपको ज़्यादा अर्थ समझ में आएगा। पहली मूल प्रवृत्ति है पलायन। पलायन का अर्थ क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले जाना। विलियम मैकडूगल का कहने का अर्थ ये था पलायन मूल प्रवृत्ति के बारे में कि जब भी हमें भय होता है किसी चीज़ का, तब हम क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं, यानी वहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो पलायन मूल प्रवृत्ति होने पर जो हमारा स्वयं होगा वह होगा भय। आप दोनों को उल्टा करके देखिए या पहले मूल प्रवृत्ति फिर स्वयं पढ़िए, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति पलायन क्यों करता है? पलायन करने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक किसान यहाँ पर रहता था, यहाँ पर क्या पड़ गया, अकाल। अब उसके बच्चों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर वह यहीं रहा तो उसकी मौत भी हो सकती है, उसके परिवार के बच्चों, उसके जो परिवार है उसमें मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए वह क्या भयभीत किससे, मौत से होकर वह क्या करेगा, पलायन कर जाएगा। कहाँ पर? जहाँ पर क्या है, रोजगार है। समझ रहे हो आप मेरी बात? इस प्रकार आपको प्रत्येक मूल प्रवृत्ति को डिफाइन करना आना चाहिए। आगे देखिए, युयुत्सा, इसका कहने का अर्थ ये है कि जब आपके मन में युद्ध करने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है तो आपको क्रोध आएगा ही आएगा। मान लीजिए, यहाँ पर एक उदाहरण लीजिए कि आपको मान लीजिए आपको या आप हो, किसी ने क्या मारा, आपको चाटा मारा। चाटा मारते ही आपको क्या आया, क्रोध। क्रोध आने के बाद आप क्या करोगे, उससे युद्ध, उसको उठा उठा के पटकोगे। समझ रहे हो आप मेरी बात? आपके मन में युद्ध करने की जब भी जिज्ञासा आई, यानी मान लीजिए आपको इसने थप्पड़ नहीं मारा और आपका मन कर रहा है युद्ध करने का। अगर आप जब युद्ध करने जाते हो तो आपका दिमाग ठंडा होता है, तो आप युद्ध नहीं जीत सकते। इसलिए आपके मन में क्रोध आना बहुत जरूरी है। आप देखिए महाभारत, देखिए आप महाभारत में देखिए वो किस प्रकार से लड़ते हैं। उनकी जो बॉडी है उनसे पसीना किस प्रकार निकलता है, किस प्रकार रक्त बहता है, वो कितने गुस्से में होते हैं, तब युद्ध लड़ा जाता है। ऐसा नहीं है कि मस्ती में एसी में बैठे हैं और एसी से बाहर निकल कर चलो युद्ध लड़ते हैं। तो इसमें नुकसान किसका होगा? अगली है निवृत्ति, घृणा। यानी निवृत्ति का अर्थ यहाँ पर होता है दोस्तों, आपका किसी से जैसे मन भर जाना, निवृत्ति। समझ रहे हो? आप जैसे किसी से उब जाते हो, ठीक है, तब आपके जो प्रवृत्ति है वो आती है निवृत्ति, जिसे बोलते हैं निवृत्ति, ठीक है। और निवृत्ति होने के बाद उससे आपको क्या हो जाती है, घृणा। और इसको उल्टा करके देखिए, अगर स्वयं घृणा है, ठीक है, आपको किसी से घृणा है तो क्या हो जाएगी, निवृत्ति। समझ रहे हो? आगे देखिए, जिज्ञासा, किसी चीज को जानने की इच्छा, जिज्ञासा क्या होता है, आश्चर्य। जब आप कोई नई चीज को अपनी जिज्ञासा से जानते हो तो आप सरप्राइज हो जाते हो, आप आश्चर्यचकित हो जाते हो। जैसे आपने यहाँ पर उदाहरण लेते हैं H2O का। चलिए कोई सरल सा उदाहरण लेते हैं, पहले यही देख लेते हैं फिर एक सरल उदाहरण लेते हैं। जब आपके मन में एक सवाल आया कि जल किससे बनता है, तब आपको पता चला कि जल H2O से बनता है। फिर आपके मन में सवाल आया कि H2O क्या होता है, तब आपको किसी ने बताया कि हाइड्रोजन प्लस 2 नवजात ऑक्सीजन।
जब मिलते हैं तब बनता है जल, तब आप क्या हो जाते हो, आश्चर्यचकित, सरप्राइज हो जाते हो। समझ गए हो, समझ रहे हो ना, क्या हो जाते हो आप, सरप्राइज। अब आपको H2O का भी नहीं पता तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, आप खुद सोच कर देखिए। मुझे उम्मीद है आपको इतना तो पता ही होगा कि जल का सूत्र है वो H2O होता है। आगे है शिशु रक्षा, और उसकी जो स्वयं है वह है वात्सल्य। आप वात्सल्य से क्या समझते हो, जो आपकी माता का आपके प्रति निस्वार्थ रूप से जो प्रेम होता है ना, उसे बोलते हैं वात्सल्य। एक माँ का अपने बच्चे का जो प्रेम होता है ना, उसको वात्सल्य बोलते हैं। उसमें किसी भी प्रकार का जो लाभ है वह नहीं होता। आप खुद सोच कर देखिए, आपकी मम्मी ने आपको जन्म दिया, आपकी माता ने आपको जन्म दिया और इतना बड़ा कर दिया, आप एक सामाजिक योग्य व्यक्ति बन गए। इसमें आपकी माता जी का क्या लाभ है। अगर आप लाभ ढूंढ पा रहे हो तो आप बहुत महान हो, ठीक है। अगर वात्सल्य माता के प्रेम में नहीं होगा तो वह अपने शिशु की रक्षा नहीं करेगी। यानी आपका आपकी माता से प्रेम भंग हो गया, यानी आपने कुछ ऐसा कर दिया कि आपकी माँ ने कहा कि आज से तू मेरा बेटा या बेटी नहीं, ठीक है, तब वह आपकी रक्षा करेगी क्या, वो क्या बोलेगी, आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। शरणागति, शरणागति विषाद, शरणागति, अगले देखिए शरणागति। शरणा मतलब शरण की तरफ गति, आप कुछ ऐसा विषाद कर देते हो जिससे आपको क्या है, माफ़ी मांगनी पड़े। आगे देखिए रचनात्मक, संरचनात्मक भावना। रचनात्मकता आएगी तब इसका स्वयं आप संरचना बना देंगे। आपके मन में कोई भी रचना आई, ठीक है, जैसे आपने सोचा कि भगवान की मूर्ति ऐसी होती है, आपने अपने मन में सोचा कि मूर्ति ऐसी होती है, ठीक है, आपने उसको बना दिया, ये हो गया रचनात्मक। आपने अपने मन में सोचा, ये हो गया रचनात्मक। जब आप इसको पत्थर का रूप दे देते हो, ठीक है, तब हो जाता है ये संरचनात्मक। इसकी आपने क्या बना दी, संरचना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा तो है नहीं। संचय प्रवृत्ति, संचय का अर्थ होता है चीज़ों को इकट्ठा करना, स्वामित्व की भावना। यानी जब आप पैसों का, धन का क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं, क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं, उनको संचित करते हैं। संचित है ये, इसको आप सिंचाई मत समझना, ये संचित है। संचित का अर्थ होता है इकट्ठा करना। इस प्रकार की प्रवृत्ति आती है तब आप क्या, आपकी जो स्वयं होते हैं वो क्या होते हैं, मालिक बनने के, स्वामी बनने के हो जाते हैं ना, कि अब तो हम क्या है भैया, राजा है, राजा, हम अपने मर्जी के मालिक हैं, बोलते हो ना, ये वही है। आगे सामूहिकता और एकाकीपन, आप इसको समझ गए होंगे, इसमें समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे काम, कामुकता, जब आपके मन में काम की प्रवृत्ति आती है तो स्वयं क्या होता है, कामुकता। आप इसको समझ पा रहे होंगे, इसको आप इस प्रकार से समझ सकते हो, जैसे आपके मन में क्या ये काम की प्रवृत्ति आई। काम का अर्थ आप वर्क मत लीजिए यहाँ पर, नोट वर्किंग, ठीक है, इसका अर्थ यहाँ पर है सेक्सुअल, ठीक है, और कामुकता है सेक्सुअल एक्टिविटी करने की भावना। उम्मीद आप इसको समझ रहे होंगे अच्छे से, इसको ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे।
अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक बार इसको और अच्छे समझा दूंगा। आगे है आत्मगौरव। ठीक है, जब मेरी आपको अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की प्रवृत्ति आती है तो आपका जो आत्मगौरव है वो बढ़ जाता है। आगे देखिए दैन्य, आत्महीनता। तो दैन्य की प्रवृत्ति आती है, आप अपने आप से घृणा करने लगते हो, आत्महीनता। भोजन अन्वेषण, जब आपकी प्रवृत्ति होती है भोजन करने की तब आपको क्या लगती है, भूख। जब आप हंसते हो, क्यों हंसते हो, क्योंकि आप होते हो आमोद प्रमोद। ये प्रवृत्तियाँ और समय थे जिनको मैकडूगल महोदय ने दिया था। इससे सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, किस प्रकार आता है कि मूल प्रवृत्तियों को संशोधित करने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया था वो किसने किया था, विलियम मैकडूगल। या सीधा सीधा ऐसे ही आ जाता है कि विलियम मैकडूगल ने कितने प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई थी। ऑप्शन में आ जाएगा, एक में 13, एक में 14, एक में 15, एक में 16। तो अब आपने अच्छे से पढ़ा होगा तभी याद रहेगा। आप विगत परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उठा के देखिए कि उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको बार बार पढ़ते रहिए तभी आप परीक्षा का ट्रेंड समझ पाओगे, अन्यथा आपको पता ही नहीं चलेगा कि प्रश्न पत्र बनता कैसे है। जब आप प्रश्न पत्र वाले की नब्ज को पढ़ना सीखोगे, उसको समझना सीखोगे, तभी आप उसकी तरह सोच पाओगे। आगे है व्यक्तित्व मापन की विधियां। हमारी जो पर्सनैलिटी है उसको किस प्रकार से मापा जा सकता है या उसको किस प्रकार से एक आयतन में रखा जाता है, उसको किस प्रकार से शब्दों के जाल से बांधा जा सकता है, इसका अर्थ आप समझ लीजिए। व्यक्तित्व मापन की जो सर्वप्रथम विधि है वह व्यक्तित्व के मापन की प्रक्षेपी विधि है। प्रक्षेपी विधि, प्रक्षेपी विधि, इसको याद रखिए आप। व्यक्तित्व के मापन की प्रक्षेपी विधियों में अचेतन, अब मैंने आपको चेतन, अवचेतन और अचेतन मन के बारे में अच्छे से बताया है कि तीनों में क्या अंतर होता है। अगर आपको अभी समझ नहीं आ रहा है तो पिछले वाली कक्षा देखिए, अगर आपको पिछले वाला टॉपिक क्लियर होगा तभी आपको अचेतन मन के बारे में समझ में आएगा। अचेतन मन की अभिव्यक्ति को चेतन मन तक लाया जाता है, समझ रहे हो। जब आपका शरीर है वो कार्य नहीं कर रहा होता है, जो दिमाग है वह पूर्णतः चल रहा होता है, मस्तिष्क आपका पूरी तरह सक्रिय रहता है, उसके अंदर जितने भी विचार आए रहते हैं। मैंने अचेतन को मन में कहा था कि आप अर्ध मर्त होते हो उस समय, यानी आप आधे मर चुके होते हो और आपका जो शरीर है वो पूर्णतः कार्य नहीं कर पा रहा होता है, किंतु जो मस्तिष्क होता है वह पूर्णतः सक्रिय रहता है, सोच पा रहा होता है, उसके अंदर विचार आ रहे होते हैं। वो विचार जब चेतन मन पर लाया जाता है तो उस विधि को प्रक्षेपी विधि कहते हैं। आगे देखिए, यह विधि अचेतन मन में दबी, यानी जो हमारी अचेतन मन में दबी इच्छाएं हैं तथा भावनाएं हैं उनको अभिव्यक्त करवाती है। अचेतन मन में जैसी भावनाएं छिपी रहती हैं, हम बाहरी वस्तुओं को भी उन्हीं भावनाओं के रंग में देखते हैं। यानी जो हमारे दिमाग में जो चीज़ें हैं किसी के बारे में, ठीक है, उनको बाहर लाया जाता है कि वो किस चीज़ के बारे में किस प्रकार से हैं। इसको बोलते हैं प्रक्षेपी विधि, समझ रहे हो आप। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि अचेतन मन की जो अभिव्यक्ति है उसको चेतन मन में लाई जाने वाली विधि कौन सी है, प्रक्षेपी विधि। आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अगला है शाही धब्बा परीक्षण। इसको जो हरमन रोसा है उसने दिया था, उसका जो शॉर्ट नाम है वो है रोसा, हर्ष रोसा। सन 1921 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के मनोचिकित्सक हरमन रोसा ने शाही धब्बों पर आधारित एक प्रक्षेपण तैयार किया जो बाद में रोसा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दो प्रकार से बन सकता है, आप इसको रोसा परीक्षण भी याद रखिए और शाही धब्बा। तो मुख्य रूप से यह परीक्षण जाना जाता है वो शाही धब्बा के नाम से जाना जाता है। शाही धब्बा, इसका जो अर्थ है वो आप ऐसे मान लीजिए शाही का धब्बा। ठीक है, शाही का धब्बा समझ रहे हो ना, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को अच्छे से नहलाया धुलाया जाता है। ठीक है, मैं आपको लोकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ।
जो ओरिजिनल है वो कुछ अलग है। इसे आप लोकल लैंग्वेज में समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। कि मान लीजिए एक व्यक्ति को क्या है कि सफ़ेद कपड़े पहनाए गए, ठीक है, उसको अच्छे से नहलाया गया और उसकी अच्छे से तारीफ की गई कि तुमको आज से क्या है कि ऐसे कपड़ों में रहना है। और अचानक से आकर एक व्यक्ति क्या करता है कि उसके ऊपर जो शाही का डब्बा है, यानी जो पेन होता है ना, वो पहले पेन होते थे ना जिसमें उसको ऐसे हिलाने पर क्या होता है वो शाही फेंकते थे, उसी प्रकार से पेन से उसके ऊपर क्या है या इंक पॉट से उसके ऊपर शाही फेंक दी जाती है। तब वह क्या व्यवहार करता है, आक्रामक होता है, गुस्सा होता है, गाली देता है, शांत रहता है, इस प्रकार उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उसे बोलते हैं शाही डब्बा परीक्षण। आगे देखिए, अब ये ओरिजिनल परीक्षण है, कुछ अलग है, मैंने आपको इसको लोकल लैंग्वेज में समझाया है, ठीक है। इस परीक्षण में शाही डब्बे लगे हुए कुल 10 कार्ड होते हैं। इसमें कार्ड है, इसमें कार्ड भी ले सकते हैं और उस प्रकार से भी इसको कर सकते हैं। अब आप इसका जो ओरिजिनल रूप है वो समझ लीजिए। इस परीक्षण में शाही के डब्बे लगे हुए कुल 10 कार्ड होते हैं। सभी कार्ड अनिर्देशित तथा उन पर 1 से 10 तक क्रमांक अंकित होते हैं। 10 कार्ड में 5 कार्ड ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि 10 कार्ड में से जो 5 कार्ड हो गए वो होते हैं ब्लैक एंड वाइट, और 3 कार्ड होते हैं वो होते हैं प्रिंट रंगीन, और 2 कार्ड ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ लाल रंग मिलाया गया काले तथा भूरे डब्बों के होते हैं। इनमें जो कार्डों की संख्या है वो याद रखिए आप, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि परीक्षण किस प्रकार से होता है। अब आप जो इसमें दे रखा है उसको याद रखिए। 10 कार्ड इसमें होते हैं, 5 कार्ड ब्लैक एंड वाइट होते हैं, 3 कार्ड रंगीन होते हैं, 2 कार्ड ब्लैक एंड वाइट के साथ साथ उसमें लाल रंग मिलाया जाता है तथा उनका रंग हो जाता है काला और भूरा। इसमें से सीधा क्वेश्चन आता है कि शाही डब्बा परीक्षण, हरमन रोसा के शाही डब्बा परीक्षण में कितने कुल कार्ड होते हैं, या कुल कितने रंगीन कार्ड होते हैं, या कुल कितने लाल रंग के साथ मिलाए जाने वाले कार्ड होते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। आप पीछे के प्रश्न पत्र उठाकर देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगली है प्रासंगिक विधि। प्रासंगिक विधि इसको बोलते हैं टैट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है। इसको मूरे ने दिया था। आप इसको याद रखने के लिए ऐसे लगा दे सॉरी, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इस प्रकार से भी आते हैं कि इनमें से 4-5 विधियां ऑप्शन में दी जाती हैं और क्वेश्चन यह रहता है कि यह विधि है या यह परीक्षण किसने दिया था। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं इसमें। पहला है टैट। टैट को आप याद रखिए टाटम। टाटम से आपको याद रहेगा कि यह टेट विधि है वो एम यानी टाटम, मैं से मूरे, मूरे ने दी थी, मार्गन और मूरे ने दी थी, ठीक है। व्यक्तित्व मापन की टेट परीक्षण विधि का निर्माण 1935 ईस्वी में मूरे तथा मार्गन ने किया था। इस विधि में रोसा के शाही डब्बों के स्थान पर कुछ अलग चित्रित कार्ड लिए गए जिनमें मानव जीवन की विभिन्न घटनाओं से संबंधित कुछ कार्ड थे, ठीक है। यानी इसमें क्या किया गया कि कुछ कार्ड इस प्रकार डिजाइन किए गए कि जैसे मानव क्या कर रहा है, शिकार करता हुआ, उस कार्ड पर उसकी फोटो लगी हुई है। फिर मानव क्या कर रहा है, मानव जो जैसे मान लीजिए खाना खा रहा है या खेत में काम कर रहा है, इस प्रकार की जो छवि है उन कार्डों पर छापी गई, ठीक है। और उसमें जो कुल कार्ड थे वो थे 31। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से आता है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी टेट में कुल कितने कार्डों की संख्या है, ठीक है, या कुल कितने चित्रित कार्डों की संख्या है, तब तो बताएंगे 30। यहां पर देखिए आप, अगर आपसे पूछे कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट में कुल कितने कार्ड थे, कुल कार्ड बताएंगे तो हो जाएंगे 31। आप याद रखिए, ये क्वेश्चन पीछे भी आ चुके हैं। और कुल चित्रित कार्ड की बात करें, कुल प्रिंटेड कार्ड, टोटल प्रिंटेड कार्ड की बात करें तब तो थे 31। जो एक कार्ड था ना वो सीधा था, सिंपल था, वाइट था, उस पर कुछ नहीं था। आगे देखिए, कुल चित्र 30, चित्रित कार्डों की संख्या 30, कुल कार्ड 31 कार्ड थे। इसमें इस प्रकार से कार्ड मौजूद थे। 10 चित्रित कार्ड थे वो थे
पुरुषों के, जिससे पुरुषों का व्यक्तित्व मापन होता था, और 10 चित्रित कार्ड थे महिलाओं के, जिससे महिलाओं के व्यक्तित्व के मापन का परीक्षण होता था, और 10 चित्रित कार्ड ऐसे थे जिनमें पुरुष और महिलाओं दोनों शामिल थी। अर्थात इसमें व्यक्तित्व का परीक्षण करने के लिए एक समय में 20 चित्रों की आवश्यकता होती थी। उसको जो व्यक्ति का जिसका परीक्षण किया जाना होता था, उसमें क्या होता था कि मान लीजिए कि कुल कार्ड हो गए 31, ठीक है, कुल चित्रित कार्ड हो गए 30, ठीक है, कुल थे 31। अब क्या होता था, जिसमें 10 थे मेल के, 10 थे फीमेल के, और 10 थे जिनमें 5 + 5 थे मेल प्लस फीमेल के। अब इसमें क्या होता था कि जो मानसिक रूप से जो बीमार व्यक्ति थे, ठीक है, जिनको हम पागल या कुछ मानसिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति है, उनको क्या कहा जाता, उनको इनमें से 20 कार्ड दिए जाते थे, 20 कार्ड दिए जाते थे। 20 कार्डों को देखकर उनको बताना होता था कि इन कार्डों में क्या गतिविधि हो रही है। इसमें क्या किया जाता था कि मेल को, यानी ये मेल है, इसको फीमेल के बारे में पूछा जाता था कि वह इनको लेकर क्या सोचता है, यानी उसकी जो मानसिक बौद्धिक क्षमता है उसका परीक्षण किया जाता था। वहीं फीमेल को पुरुषों के कार्ड दिए जाते थे कि वह इनके बारे में क्या सोचती है। फिर इनको जो 10 कार्ड है, इनमें से जो 10-10 तो ये हो गए, और इनमें से 5-5 ये हो गए, और 10 हो गए ये, ठीक है, यानी इनमें से 5 या इनमें से 5, ठीक है, टोटल ये हो गए 10, और 10 ये दे दिए जाते थे। कुल कार्ड थे जो 20, उनको उस मरीज को दिए जाते थे, और उनसे पूछा जाता था कि इन चित्रों में क्या दर्शाया गया है, आप इनके बारे में बताइए, या ये चित्र में क्या करती या क्या करता आपको मनुष्य है वो क्रिया करता नजर आ रहा है। इस प्रकार से उसका जो मानसिक बौद्धिक परीक्षण किया जाता था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा है। इस प्रकार के जो परीक्षण हैं वो बच्चों पर अधिक किए जाते हैं। जो प्राइमरी स्तर के बच्चे होते हैं ना, उन पर अधिक ये परीक्षण किए जाते हैं, उनके मानसिक विकास को समझने के लिए। ये देखिए, इसमें बता रखा होता है, जो खाली चित्रित कार्ड है, एक खाली चित्रित कार्ड होता था, ठीक है, जो कार्ड होता था वह होता था 16वां कार्ड होता था। इसमें यह भी बता रखा है। अगला है 3 नंबर है। 3 नंबर जो विधि है वो है बालक अंतःबोध परीक्षण सेट, ठीक है, इनको मैं कहता हूँ कैटल। एल क्यों कहता हूँ कि यह विधि लियोपोल्ड बेलक ने दी थी। देखिए यहाँ पर व्यक्तित्व मापन की कैट परीक्षण विधि का निर्माण 1942 ईस्वी में लियोपोल्ड बेलक ने किया था। यहाँ परीक्षण 3 से 11। यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनता है कि बालक अंतर्बोध परीक्षण में कितने वर्षों या कितनी से लेकर कितनी आयु के बच्चों का परीक्षण किया जाता है, जिसमें आपको याद रखना है 3 से 11 वर्ष के बालकों के व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। इस परीक्षण में कुल 10 चित्रित है जो पशु जीवन की विभिन्न घटनाओं से संबंधित है। इसमें क्या होता है कि बालक को क्या दिए जाते हैं, 10 कार्ड दिए जाते हैं। उन 10 कार्डों पर पशु होते हैं, उनकी आकृति बनी होती है। जैसे पशु क्या है, चारा खा रहा है, पशु भाग रहा है, पशु क्या है, भाग रहा है, ठीक है। इसमें हो गया पशु मूत्र त्याग या मल त्याग कर रहा है, ठीक है, इसमें हो जाता है। उसके बाद होता है पशु जनन कर रहा है, उसके बाद पशु
किसी को मार रहा है, और यहाँ पर होता है पशु खेल रहा है। इस प्रकार बच्चे को वो 10 कार्ड है, ऐसे बहुत सारे कार्ड होते हैं, उनमें जैसे 10 कार्ड बच्चे उसको दिखाए जाते हैं और उन 10 कार्डों पर उसको अंक दिए जाते हैं। ठीक है, उसका जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। जैसे यहाँ पर होता है पशु भाग रहा है तो बच्चा हंसने लगेगा, हाँ हाँ पशु भाग रहा है, तब उसके जो व्यक्तित्व का जो मापन है उनके अंक कम कर दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे पशु मलमूत्र त्याग रहा है तो बच्चा क्या है, हंसने लग जाता है। तो इस प्रकार क्या है कि उसका जो व्यक्तित्व का जो परीक्षण है वो किया जाता है तथा अंक देकर उसको ग्रेडिंग दी जाती है। आप जो ये विधियों के नाम है, जैसे शब्द शास्त्रीय विधि, आप इसको गूगल ट्रांसलेट कीजिए तब आपको जो वोट है, ठीक है, WAT, इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। जैसे वर्ल्ड शास्त्रीय का मुझे नहीं पता, जैसे होता है इसका करके आपको समझ में आ जाएगा। शब्द शास्त्रीय विधि, शब्द शास्त्रीय विधि, ठीक है, इसको आप ऐसे बोल दीजिए, इसको आप ऐसे देखिए, वोट, WAT वोट, ठीक है, और आप इसको याद रखिए, वोटो 75, ठीक है, 75। जैसे मैं याद रखता हूँ कैटल 10, कैटल 10 में क्या थे, लियोपोल्ड बोल्क ने यह विधि दी थी। ठीक है, आप इस प्रकार याद रखते हैं, जिसमें कैटल 10 का अर्थ हो गया, उसमें 10 चित्रित कार्ड थे। आप इस प्रकार इनको शॉर्ट करके याद रख सकते हो। आगे देखिए, इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग 1869 में गाल्टन ने वुड के साथ मिलकर 75 शब्दों की एक सूची बनाई। इसमें क्या होता था, इससे 75 शब्द होते थे। ठीक है, जो परीक्षा लेने वाला होता था ना, टीचर, वह उन शब्दों को बोलता था और जो बच्चा है उससे पूछता था कि आप इससे क्या समझते हो। ठीक है, जिसमें इसमें कुछ उदाहरण दे रखे हैं। ठीक है, इसमें गाल्टन और वुड ने मिलकर 75 शब्द बनाए। इस विधि को अधिक लोकप्रिय होने के बाद बाद में युग महोदय थे, इन्होंने 100 शब्द की सूची इसमें ऐड कर दी, यानी 75 को इन्होंने 100 में कन्वर्ट कर दिया। जैसे परीक्षक, टीचर पूछता है परीक्षार्थी से, विद्यार्थी से, उद्दीपक शब्द परीक्षक पूछता है, उद्दीपक मैंने आपको बताया था उद्दीपक क्या होता है और उसकी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी गई है। जैसे परीक्षक बोलता है प्यार, तो बच्चा प्यार सबसे ज़्यादा कौन करता है, उसको माँ, तो बच्चा बोलेगा माँ। ठीक है, जैसे भय, बच्चे को किससे भय दिख लगता है, परीक्षा। इस प्रकार से जो शब्द है वो इसमें दिए गए थे और बच्चों के जो मापन है वो व्यक्तित्व का इसमें किया जाता था। अगला है वाक्य पूर्ति परीक्षण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अधूरा वाक्य दिया जाता है, इसमें बच्चों को कहा जाता है कि आप वाक्य पूरा कीजिए। जैसे एक वाक्य लीजिए, यहाँ पर एक वाक्य लेते हैं। वह डैश डैश जा रहा या रही थी। अब बच्चे को इस प्रकार का क्या दिया जाता है, वाक्य दिया जाता है और बच्चे को कहा जाता है कि वाक्य पूरा करो। जैसे बच्चे के मन में आता है, यहाँ पर कुछ बच्चे लिखेंगे कि वह स्कूल जा रहा था। जिन बच्चों का मूड नहीं होगा ना स्कूल जाने का, वो जाएंगे, वो बोलेगा कि वह खेलने जा रहा था। जो बच्चे अधिक शरारती होंगे वह बोलेगा वह पिटने जा रहा था। इस प्रकार के जो शब्द है जो बच्चों को लिखने होते हैं कि उनके दिमाग में इस शब्द से क्या आता है, और जो मनोचिकित्सक होते हैं वो समझ जाते हैं कि बच्चा किस व्यवहार का है और किस प्रकार की पर्सनैलिटी रखता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, इसमें इतनी अधिक कठिनता नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। जिसमें कुल 20 अधूरे वाक्य थे। उदाहरण में सुख का अनुभव करता हूँ क्योंकि, जैसे उदाहरण इसमें एक वाक्य दे रखा, जैसे मैं सुख का अनुभव करता हूँ जब मैं सोता हूँ, जब मैं खेलता हूँ, जब मैं स्कूल जाता हूँ, यानी आपको सुख सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है,
आप वो लिखते थे और मनोचिकित्सक से समझ जाता था कि इस बच्चे के पास किस चीज़ की कमी है, या इसकी किस में रुचि अधिक है, या इसकी आदत कैसी है, इसका व्यवहार कैसा है। आगे है खेल एवं ड्रामा विधि। इसमें प्रसिद्ध वैज्ञानिक क्या करते थे कि बच्चों को खेल खिलाते थे, सॉरी खेल नहीं खिलाते थे, इसमें बच्चों को ओपन छोड़ देते थे, खुला छोड़ देते थे और बोलते थे कि जाओ बच्चों खेलो। और मनोचिकित्सक है वो उन पर अपनी सूक्ष्म नज़र गड़ाकर उनको देखते थे कि वह क्या क्या गतिविधि कर रहे हैं, वह क्या खेल रहा है, बच्चा अकेला खेल रहा है, सामूहिक खेल रहा है, बच्चा किसी को चाटा मार रहा है या किसी का सहयोग कर रहा है। इस प्रकार मनोचिकित्सक समझ जाते थे कि बच्चा किस प्रकार का है। देखिए इसमें क्या दे रखा है कि प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जे.एल. मोर्ने ने वियना में इस विधि से व्यक्तित्व मापन का प्रयोग किया था। आगे देखिए खेल एवं अभिनय में, अभिनय जैसे होता है ना, जैसे हम किसी की कॉपी करते हैं, नाटक करते हैं, जैसे हम किसी का रोल करते हैं, उसको बोलते हैं अभिनय। खेल एवं अभिनय में भी बालकों की भावनाओं व समस्याओं का पता चलता है, जिसमें अध्यापक उनकी समाधान हेतु कोई रास्ता निकाल पाए। ठीक है, उम्मीद आपको ये विधि समझ में आ गई होगी। आगे है व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियाँ। हमने जो पढ़ी थी वह थी प्रक्षेपी, यानी हम व्यक्ति से सीधा प्रक्षेप यानी सीधी मतलब प्रत्यक्ष रूप से बच्चे को जान पाते हैं, यानी बच्चे को हम अपनी नज़रों के सामने या अपने शब्दों से या अपनी कोई विशेष गतिविधि से बच्चे का व्यवहार जान पाएँ, वो सब थी प्रक्षेपी विधि। अप्रक्षेपी विधि जिसमें हम बच्चों का अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तित्व का मापन करते हैं, यानी हम उनके मापन करने के लिए किसी वस्तु चीज़ का सहारा लेते हैं, उसको बोलते हैं व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियाँ, जिसमें व्यक्तित्व व्यक्तिनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, विषयगत विधि, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव मेथड। इनको हम अपनी नेक्स्ट कक्षा में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।